ये बताइए स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है? बोलिए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर जी हो रहा है। ठीक। चलिए देखिए, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी मीन्स अस्पष्टता हो, कोई चीज जो क्लियर ना होता उसे एम्बिग्यूटी कहा जाता है। जिसकी कई मीनिंग निकले उसे एम्बिग्यूटी बोला जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, इनऑर्डिनरी यूसेज एम्बिग्यूटी अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। स्टाइल में कोई फॉल्ट होता है। इनऑर्डिनरी यूसेज में अगर बात किया जाए तो एम्बिग्यूटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। तो स्टाइल में कोई फॉल्ट होता है, कोई त्रुटि होती है, उसी को एम्बिग्यूटी बोलती है। अनक्लियर चीज, दैट इज द यूज ऑफ अ वैगू एंड इक्वोकल term or expression when what is wanted is precision and particularly of preference. That use of वैगू, इसमें वैगू का यूज किया जाता है। वैगू मीन्स होता है जैसे कोई अस्पष्ट चीज हो, उसका इसमें यूज किया जाता है। और इक्विकल टर्म होता है, मतलब गोल मटोल टर्म होता है, गोल मटोल बात। ये आर एक्सप्रेशन व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रिसिजन, या फिर एक्सप्रेशन होता है व्हेन व्हाट इज वांटेड, जो कुछ चाहता है, प्रिसिजन एंड पर्टिकुलरली आप रेफरेंस में जो पर्टिकुलरली हो, प्रिसिजन हो। सिंस चूंकि विलियम इम्पसन पब्लिश 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, विलियम इम्पसन का नाम सुने हो, इन्होंने पब्लिश किया 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। कितने में? 1930 में। इनका वर्क है विलियम इम्पसन। पूछ सकता है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी वर्क ऑफ, तो विलियम इम्पसन 1930। ठीक। द टर्म हैज बीन वाइडली यूज इन क्रिटिसिज्म, ये जो टर्म है वाइडली यूज किया गया है क्रिटिसिज्म टू आइडेंटिफाई अ डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस। जिसमें क्या किया, आइडेंटिफाई किया जाए डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस को, डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस को, ऐसी डिवाइस जो क्या हो, डेलिब्रेट हो, मतलब विचारात्मक पोएटिक डिवाइस का इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। द यूज ऑफ सिंगल वर्ड, इसमें सिंगल वर्ड का यूज किया जाता है, या फिर आर इम्प्रेशन टू सिग्निफाई टू आर मोर देन डिस्टिंक्ट डिफरेंस, या फिर इम्प्रेशन टू सिग्निफाई, या कोई इम्प्रेशन जो सिग्निफाई करता है टू आर मोर देन डिस्टिंक्ट डिफरेंस, दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट रेफरेंस को कह रहा है। यूज ऑफ द सिंगल, इसमें सिंगल वर्ड का यूज किया जाता है, या फिर इम्प्रेशन ऑफ सिग्निफाई टू या मोर देन डिस्टिंक्ट रेफरेंस दिखाया जाता है। आर टू एक्सप्रेस टू आर मोर देन डाइवर्स एटीट्यूड आर फीलिंग, या फिर क्या एक्सप्रेस किया जाता है दो या दो से अधिक डाइवर्स एटीट्यूड और फीलिंग, इसमें दो या दो से अधिक फीलिंग और एटीट्यूड को भी एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें एम्बिग्यूटी में तो एक ही वर्ड होगा, उसकी कई मीनिंग होगी, कई फीलिंग होगी, कई मीनिंग आपको निकलेगी, कई एक्सप्रेशन होगा, उसमें एक्सप्रेशन होगा, जिसे मल्टीपल मीनिंग होता है, या क्या बोलते मल्टीपल मीनिंग्स, या प्लराइजेशनल, या प्लराइजेशन, या प्लराइजेशन। द अल्टरनेटिव टर्म फॉर दिस यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के इस यूज का यह अल्टरनेटिव टर्म है। इसे एम्बिग्यूटी को मल्टीपल मीनिंग भी कह सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, प्लराइजेशन भी कह सकते हैं, मतलब जिसका मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग। अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन विद द वर्ड एम्बिग्यूटी, या यह जो वर्ड है किससे एसोसिएट करते हैं, एम्बिग्यूटी से। कौन? प्लराइजेशन और मल्टीपल मीनिंग। ठीक है, आगे देखिए, वेन शेक्सपियर का जो क्लियोपाट्रा है, एक्साइटिंग द एस्प, एंटोनियो क्लियोपाट्रा में एक्साइटिंग द एस्प टू फ्रेंजी, जो एक्साइटिंग करती, एस मींस होता है सांप, सांप को जब एक्साइटिंग करती है फ्रेंजी तो कहती है, जब उसको सांप
लाया जाता है उसको काटने के लिए, मतलब उसको मरने के लिए जो कटवाता है इससे, उस समय बोलती है, क्या बोलती है? कम दाउ मोटर रिच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इन एस माने कोबरा होता है सर। एएसपी एस माने कोबरा होता है सर। तो वही सर्प सर्प बोल दिया ना साहब। अब एक एग्जांपल दे दिया ओके गया, सर जी। वही है, कोबरा हो गया। एक मीनिंग है आपका भाई, पोयम पोट्रिक वर्ड है ना। तो देखिए क्या होता है, एम्बिग्यूटी होता है कि मतलब कोई सेंटेंस लिखा गया उसका कई मीनिंग हो, जो मीनिंग निकले वो क्लियर ना हो, कोई कुछ बताए उसकी मीनिंग नहीं होता है। कभी कभी कोई पोयम कोई लाइन होती है तो उसका कोई मीनिंग कुछ और बताता है, कोई कुछ और बताता है, वही एम्बिग्यूटी समझ लीजिए। उसी को क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज अ लायन, राम लायन है। कुछ लोग राम को लायन मानते हैं, या लायन का नाम राम हो सकता है, या कुछ लोग राम को लायन की तरह मानते होंगे, वो इसी तरह बहादुर होगा, तो उसके कई मीनिंग निकलते हैं। वही आपका एम्बिग्यूटी होता है। जैसे लाइफ डिपेंड अपॉन लीवर, लोग बोलते हैं लाइफ डिपेंड डिपेंड अपॉन लीवर, जो जीवन है किस पे डिपेंड करता है, लीवर पर। अब जीवन लीवर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कैसे संभव? मतलब लीवर मतलब ऑर्गन, ब्लड, बॉडी का एक ऑर्गन हो गया, दूसरा होगा लाइफ, जीवन संबंधित होगा। इसके लीवर की दो मीनिंग, एक ऑर्गन होगा मीनिंग। तो कुछ लोग कह सकते हैं जीवन जो है ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन पे डिपेंड करता है, दूसरा है जीवन जो है वन हु लाइफ लाइफ, जो जीवन जीता है, तो उसकी दो तीन मीनिंग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। कम दाउ मोटर रेज विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंस्टिकेट ऑफ लाइफ इज वंस अनटाई पुअर वेन मस्ट फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच। ये जो लाइन है, ये लाइन एंटोनियो क्लियोपाट्रा की है। क्लियोपाट्रा बोलती है, ये लाइन पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपका एम्बिग्यूटी है, देखिए कहाँ है, नीचे भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फिलहाल देखिए, कम दाउ मॉर्टल रेच तुम आओ मॉर्टल रेच रेच, तो मॉर्टल बोलता है, मॉर्टल मतलब होता है घातक, उसको डेथ डीलिंग को सर्प को कह रही है। विद द शार्प टीथ, अपने शार्प टीथ से तुम क्या करो, उसे नाट स्टिके, जोर से काट लो, आप लाइफ इज वन, जिससे हमारा जीवन समाप्त हो जाए। पुअर वेनमस फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच, जिससे मैं क्या हो जाऊं, डिस्पैच हो जाऊं, मुझे मौत की सजा मिल जाए। चलिए अब देखिए नीचे समझाया गया है कि कहाँ एम्बिग्यूटी है। देखिए, हर स्पीच, इसकी स्पीच है क्लियोपाट्रा की, रिचली मल्टीपल इन सिग्निफिकेंट, मतलब इसकी कई मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है फैटल होना या डेथ डीलिंग करने वाला, जो डेथ की डीलिंग करता है वो फैटल होता है, उसे बोलते हैं मॉर्टल। एट द सेम टाइम में सिग्निफाई दैट एस्प इज इटसेल्फ मॉर्टल, ऐसे कहा जाता है कि जो एस्प होता है वो खुद में मॉर्टल होता है। मतलब कोबरा होता है, कोबरा जिसको काट लेगा वो कहाँ जाएगा, खुदा को प्यारे हो जाएगा। सर्प जो होते हैं, ठीक है, तो कर या मौत ही मार दे या सर्प कटवा दे या पॉइजन दे दे, सबका बराबर रिजल्ट होगा। द सेम टाइम में सिग्निफाई दैट एस्प इज इटसेल्फ मॉर्टल, ठीक है, सब्जेक्ट टू डेथ या सब्जेक्ट टू डेथ है, तब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि डेथ हो जाएगी। रेज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द एक्सप्रेस बोथ कंटेम्प्ट पीटी, रेज का मतलब क्लियोपाट्रा गोज ऑन द रेफर द एस्प इज माय बेबी एट माय ब्रेस्ट, उन्होंने इस पे को क्या बोला है क्लियोपाट्रा ने, माय बेबी एट माय ब्रेस्ट कहा है, दैट सक द नर्स स्लीप, ठीक है। एंड द टू मीनिंग ऑफ द डिस्पैच, यहाँ डिस्पैच जो है कि दो मीनिंग निकलते हैं। तो डिस्पैच इसकी दो मीनिंग हो गई, एक मेक हेस्ट मतलब जल्दी करिए जीवन अंत होने वाला, दूसरा किल कर देना, मार देना। डिस्पैच, डिस्पैच की मीनिंग है डिस्पैच मतलब मौत की सजा होती है। इक्वली रिलेवेंट, अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग, इसके मल्टीपल मीनिंग के स्पेशल टाइप है। कन्वे बाय द पोर्ट, पोर्ट एक मीनिंग है, पोर्टमोन्टियो, पोर्टमोन्टियो इसका मतलब सूटकेस होता है। आप लोग सुने होंगे, वर्ड आया था एक बार 12th वगैरह में पहले था। पोर्टमोन्टियो वर्ड, पोर्टमोन्टियो डिजाइनेड द लार्ज सूटकेस, पोर्टमोन्टियो जानते हैं कि कोई बड़ा सा सूटकेस होता है,
दैट ओपन इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट, जिसमें दो दो इक्वल कंपार्टमेंट से होते हैं और जो खुलता है, वाज इंट्रोड्यूस इनटू लिटरेचर। इसका इंट्रोड्यूस लिटरेचर में किसके द्वारा किया गया? लिटरेचर हम हम्प्टी डम्प्टी ने के द्वारा किया गया है। तो देखिए पोर्टमैंट्यू होता है जिसका मतलब सूटकेस होता है। जैसे सूटकेस होता है तो जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें बराबर दोनों तरफ से खुल जाता है, तो पता नहीं चलता किधर से खोलें, इधर से कि खोलें कि उधर से, कंफ्यूजन होता है किधर का, किस साइड का, मतलब फर्स्ट साइड या सेकेंड साइड होता है ना, उसी चीज को। उसी तरह इसको भी माना जाता है एम्बिग्यूटी। कई मीनिंग होती है, समझ नहीं आती कौन सी मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो इसका इंट्रोड्यूस किया गया है इंट्रोड्यूस इनटू लिटरेचर में, इसका इंट्रोड्यूस किया गया हम्प्टी डम्प्टी के द्वारा। जड़ द सीमेंटिक्स लेविस इन लेविस कैरोल में थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 में वर्क है ना, 1871 का वर्क है थ्रू द लुकिंग ग्लास लेविस कैरोल का, ठीक है, जिसमें हेम्प्टी डम्प्टी जो करेक्टर हैं, ही इज एक्सप्लिकेटिंग द एलाइज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग लाइन जैबर ओकी। वहां पर जो है एक्सप्रेसिंग किया जाता है, एलाइज को बताया जाता है कि मीनिंग निकलती लाइन जैबर जैबर ओकी। तो देखिए लाइन कौन सी है, ट्वेस ब्रिलिंग एंड स्लीथी टो डिग गायर एंड गिम्बल इन अ वेव। तो इसका मतलब स्लीथी मतलब होगा हम्प्टी डम्प्टी एक्सप्लेन करते हैं, स्लीथी का मतलब होगा लीथे एंड स्लीमी, मतलब कोई चीज लीथी हो बेकार हो स्लीमी उसे बोलते हैं स्लीथी, ठीक है। इसमें जो स्लीथी यहाँ पर आया है। और यू सी द लाइक, अब उसको कैसे मानते हैं, लाइक पोर्टमैंट्यू की तरह। दियर आर टू मीनिंग, क्योंकि इसकी दो मीनिंग है, पैक्ड ऑनटू वन वर्ड, एक ही वर्ड में कई मीनिंग है। जैसे स्लीथी की दो मीनिंग है, स्लीमी और लीथी। जेम्स जॉयसी ने एक्सपायर्ड किया डिवाइस को फ्यूजन ऑफ टू एंड मोर, देखिए जेम्स जॉयसी ने भी इसका यूज किया है इन ऑर्डर टू सस्टेन द मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग। इसकी कई मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग निकलते थ्रू आउट द लॉन्ग ड्रीम नरेटिव। फिनेगन्स, फिनेगन्स एक वर्क है, फिनेगन्स फिनेगन्स जेम्स जॉयस का वर्क है जिसमें उन्होंने एम्बिग्यूटी का यूज किया है। एन एग्जाम्पल इज कमेंट ऑन गर्ल्स हु आर यंग, जैसे हम कमेंट करते हैं गर्ल्स को यंग, यंग एंड इजिली फ्रूटनेड। इसका मतलब यंग एंड इजिली फ्रूटनेड, तो मतलब फ्रूटनेड कंबाइन करता है फ्राइड, फ्रूटनेड मतलब भयभीत होना। जैसे कई सेंटेंस है यंग एंड इजिली फ्राइडनेड लिख गया, इसका तो फ्राइडनेड लिखा मतलब इसका मतलब भयभीत होना, फ्राइडनेड। और फ्रॉड या फ्रॉड कर सकते हैं, जबकि यंग का मतलब होगा यंग होना। इसकी कई मीनिंग निकलती हैं, उसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। सिगमंड फ्रायड राइवल इन डेप्थ साइकोलॉजी, जैसे सिगमंड फ्रायल का जो विद्रोह था डेप्थ साइकोलॉजी में कार्ल जंग से था, कार्ल जंग ने दूसरा टर्म दिया, उसी के बारे में कुछ और बताया, और सिगमंड फ्रायड ने कुछ और बताया। सिगमंड फ्रायड के थियरी का कार्ल जंग ने विरोध किया, तो वहां पे एम्बिग्यूटी, उसी चीज को दूसरी तरह से बताया, ये दूसरी तरह। डिफरेंस द की एनालिटिक, अंतर होता है। द की एनालिटिक टर्म ऑफ फिलोसफर ऑफ लैंग्वेज जैक्स डेरिडा, जैक्स डेरिडा की जो फिलॉसफी थी उसमें और लोगों की फिलॉसफी थी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट था। इज ए पोर्टमैंट्यू नाउन व्हिच डिस्क्राइब द कंबाइंड टू डाइवर्स मीनिंग इन द फ्रेंच वर्ड। जैसे डिफेरर, डिफेरर को उन्होंने किसी ने डीफर बताया, किसी ने डेफर बताया, डिफेरर इस वर्ड को, ये आया था फ्रेंच वर्ड है। तो इसका किसी ने मीनिंग बताया कि आपका डेफर है, दूसरा डीफर है। तो देखिए इसमें क्या है, तो अगर आप बात करें डीफर की और डेफर की, तो डेफर ये डीफर में भिन्न होना और डेफर में टाल देना कोई चीज को, इसका अलग अलग मीनिंग इस डिफरेंट से बना। यहाँ पर एम्बिग्यूटी यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, बाय हिज एनालिसिस ऑफ एम्बिग्यूटी विलियम, अगर एम्बिग्यूटी के एनालिसिस करें तो विलियम इम्पसन हेल्प्ड मेक करेंट टू मूड ऑफ एक्सप्लिकेशन डेवलप स्पेशली इन द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यू क्रिश्चियन, न्यू क्रिश्चियन के एक्सपोनेंट पर उन्होंने डेवलप किया, which greatly expanded awareness of complexity and richness of poetic language। इसमें पोएटिक लैंग्वेज के कम्प्लेक्सिटी को भी दिखाया गया है। The risk is that the quest of ambiguity will result in over reading,
इसमें इसका रिजल्ट ये निकलता है, रिस्क इन दैट बेस्ट एम्बिग्यूटी विल रिजल्ट ओवर रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग करना, एक्सेसिवली इंजीनियस होता है, ओवर ड्रान, समटाइम कंट्राडिक्टरी, कॉम्प्लिकेटेड लिटरेरी वर्ड एंड पैसेज, जो पैसेज और जो वर्ड होते हैं उसकी लिटरेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओवर ड्रान होता है, ठीक है, ये सब चीज आपको मिलेगा। फार रिलेटेड टर्म सी कैनोटेशन एंड डेनोटेशन एंड पन, इसी तरह कैनोटेशन होता है, डेनोटेशन। देखिए कैनोटेशन, डेनोटेशन, डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग होती है, कैनोटेशन पोएट्रिक मीनिंग होती है, पन जाते स्लेश होता है, कई वर्ड में कई मीनिंग निकले, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। आपने पढ़ा क्या एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एक टर्म है, इसका मतलब अनक्लियर मीनिंग, मतलब मीनिंग कोई हो जिसमें स्पष्ट न हो कि क्या हो, जैसे कोई भी वर्ड हो सकता है जिसमें कोई सेंटेंस लिख सकते हो उसकी अलग अलग मीनिंग हो जो क्लियर ना होती, जैसे अभी हम लोग कोई पोएम की लाइन पढ़ते तो हम कुछ और अर्थ निकाल मीनिंग निकालते, कोई और कुछ मीनिंग निकाल, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाती है, ठीक है। तो पूछ सकता है एम्बिग्यूटी मतलब फॉल्ट अप्लाइड, फॉल्ट इन स्टाइल होता है, ध्यान रखिएगा, वैक्यू वगैरह इक्विवेलेंट टर्म होता है, मल्टीपल मीनिंग इसको बोलते हैं, या प्लूराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। सबसे अच्छा एग्जांपल एम्बिग्यूटी का विलियम शेक्सपियर की एंटोनियो क्लियोपाट्रा में मिलता है, ये बोलती है क्लियोपाट्रा इस लाइन में, तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं, अनक्लियर मीनिंग है। इसके बाद अगर बात करें इसको, यह जो टर्म है इसका यूज किया गया, इसको एक वर्ड पोर्टमांटिव भी वर्ड बोल सकते हैं इसका मतलब सूटकेस होता है, जैसे सूटकेस को हम खोलते हैं ना, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जब सूटकेस अभी भी है तो पता नहीं चलता है किधर से ये ऊपर वाला पार्ट है कि ये ऊपर वाला, किसी तरफ खोल देते, समझ में नहीं आता था। अब तो धीरे धीरे चेंजिंग हो रहा है, तो फैशन में बन गया है, पहले नहीं पता चलता, बीच से खोलते थे किधर का कौन ऊपर वाला पार्ट है कौन नीचे वाला, देख लीजिएगा, होता था, उससे बोला जाता, मतलब क्लियर ना होना। तो ये जो मीनिंग थी हम्टी डम्टी ने पोर्टमांटिव जैसी मीनिंग को दिया था, ये मतलब करेक्टर ने, इस करेक्टर ने यूज किया था। लेविस कैरोल का वर्क थ्रू एड लुकिंग ग्लास, इसमें ये यूज किया गया है, बस। और क्या जानना है, अगर अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो एम्बिग्यूटी का एग्जांपल आपको जो है वर्क में मिलता है, किसके वर्क में मिलता है, तो और आपका जो है फिनेगन्स वेग जो है जेम्स जॉयस का, उसके अंदर भी दिखता है। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जब उसमें पूछेगा एम्बिग्यूटी क्या है तो आप क्लियर जानेंगे तो बता, फिलहाल अगर जान नहीं रहेंगे तो कंफ्यूजन, जानेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मीनिंग पूछेगा व्हाट इज एम्बिग्यूटी तो बता देंगे क्या होता है। अगर पूछे कि इसमें कोई फिगर एम्बिग्यूटी जैसा टर्म यूज किया गया है क्या, तो और भी ऑप्शन होंगे तो पहले उस ऑप्शन को क्लियर करिएगा, अगर वो ऑप्शन नहीं होंगे ऑप्शन के अनुसार तो इसको मानने का चांस बनता है, मतलब यही सही हो सकता है। आगे देखिए एंटी हीरो, आवाज जा रही है, आ रही है सर हमें। चलिए देखिए एंटी हीरो, एक हीरो होता है, हीरो का अपोजिट एंटी हीरो होगा भाई, अच्छी क्वालिटी होगी हीरो होगा, अपोजिट का एंटी हीरो बुरी क्वालिटी होगी। हीरो को क्या बोलते हैं, हीरो प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, एंटी हीरो को विलन कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, द चीफ पर्सन इन द मॉडर्न नॉवेल एंड प्ले एंड आर प्ले, अरे नॉवेल और प्ले के अंदर, जो मॉडर्न नॉवेल और प्ले के अंदर जो चीफ पर्सन होते हैं, मुख्य पर्सन होते हैं, whose character is widely discrepant from the traditional, जिनका जो करेक्टर, जिनका जो रोल है, whose character, जिनका करेक्टर जो वाइल्डली डिस्क्रिपेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंट मतलब प्रतिकूल होता है, फ्रॉम दैट द ट्रेडिशनल प्रोटागोनिस्ट, जो ट्रेडिशनल प्रोटागोनिस्ट और हीरो होते हैं उनके प्रतिकूल होता है, उसी को एंटी हीरो कहते हैं। डिस्क्रिपेंट में प्रतिकूल होना, किसके, हीरो या प्रोटागोनिस्ट के अपोजिट होता है, जिसे विलन बोलते हैं, एंटी हीरो बोला जाता है लगभग। आप वो सीरियस लिटरेरी वर्क हो कोई, उसके अंदर की बात की जाए, इंस्टीड ऑफ मैनिफेस्टेड लार्जनेस होगा, डिग्निटी होगा, पावर उसके अंदर होगा, हीरोइज्म भी उनके, सॉरी इंस्टीड ऑफ, इसके अलावा उसके अंदर लार्जनेस हो, इंस्टीड ऑफ मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, डिग्निटी, पावर एंड हीरोइज्म, इसके अलावा उसके अंदर भी लार्जनेस होगा, डिग्निटी, पावर एंड हीरोइज्म होगा। एंटी हीरो इज पेटी, लेकिन एंटी हीरो क्या होते हैं, पेटी होते हैं, तुच्छ होते हैं,
और इग्नोमिनियस होते हैं, पैसिव होते हैं। पैसिव का तो रहा है, लेकिन मतलब कार्य नहीं करना चाहते। एक्टिव पैसिव, ऐसा नहीं कि एकदम पैसिव, एक्टिव रहेंगे तभी तो विलन हीरो को मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। इग्नोमिनियस होंगे, लज्जाजनक कह रहा है, पैसिव होते हैं। क्लाउनिश होते हैं, क्लाउनिश, क्लाउनिश मतलब क्लाउनिश जैसी क्वालिटी रखते हैं, मतलब क्लाउन जैसी क्वालिटी। डिसऑनेस्ट, बेईमान होते हैं, ये सब क्वालिटी रखते हैं। कौन? एंटी हीरो, मतलब बुरी क्वालिटी। द यूज ऑफ नॉन हीरोइक प्रोटैगोनिस्ट आकर अर्ली द पिकारेस्क नॉवेल ऑफ 16th सेंचुरी का जो पिकारेस्क नॉवेल है, 16th सेंचुरी में जो पिकारेस्क नॉवेल 16th सेंचुरी में आया था ना, सबसे पहले किसने लिखा था पिकारेस्क? सबसे पहले किसने पिकारेस्क नॉवेल लिखा था? अरे यूनिवर्सिटी बिट्स का कोई पर्सन है? कौन है? कौन है बताइए? थॉमस किड है? याद नहीं है? इस पिकारस का ना जो वर्ड है, पिकारो वर्ड से आया है ना, इसका मतलब दुष्ट होता है, रोग टाइप पर्सन होते हैं, घूमने वाले होते हैं, घुमक्कड़। ठीक है। डिसोनेस्ट, द यूज ऑफ नॉन हीरोइक प्रोटैगोनिस्ट ऑकर इन द पिकारस नॉवेल इन 16th सेंचुरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बिट्स वाले तो 16th सेंचुरी में ही तो थे। फिर अब अगर अगला एग्जांपल देखिए, डैनियल डेफो का वर्क है मॉल फ्लैंडर, जिसमें जो लिखा गया 1722 में पब्लिश है, जिसमें मॉल एक करेक्टर है जो बहुत ज्यादा हीरोइन तो है लेकिन एंटी हीरोइन है। तो इसका रोल जो है बहुत एंटी हीरोइन की तरह रोल है। ठीक है। इज अ थीप, यह चोर है, क्योंकि मॉल फ्लैंडर क्या है? हीरोइन है लेकिन चोर है, प्रोस्टिट्यूट है, तो अब इसको एंटी हीरोइन के अंदर रखा जाएगा। एंटी हीरोइन, एंटी हीरो जैसा क्वालिटी रख रही है। ठीक है। तो इसके लिए एंटी हीरो टर्म होगा, क्योंकि इसके अंदर हीरो की क्वालिटी नहीं कोई है। Term anti-hero, however, usually applied the writing in the period of disillusion after Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डिसल्यूजन, भ्रम हो गया था पीरियड राइटिंग वगैरह में, उस समय यह टर्म आया एंटी हीरो। बिगिनिंग विद सच लवली प्रोटैगनिस्ट वी फाइंड द जॉन वेन का हैरी आंडा। अगर देखा जाए तो प्रोटैगनिस्ट, बिगिनिंग विद सच लोली प्रोटैगनिस्ट, कुछ ऐसे प्रोटैगनिस्ट हैं जिसको हम, जैसे जॉन वेन का वर्क है हरी एंड डाउन, हरी एंड डॉन 1953 में, जिसमें जो करेक्टर वो कैसी क्वालिटी रखता है? एंटी हीरो की। और किंग्सले एमिस का वर्क है लकी जिम 1954 में। यह भी लकी जिम भी इसमें क्या होता है? एंटी हीरो की क्वालिटी रखता है। तो ये सब क्या है? अगर इसको पढ़ेंगे, नावल पढ़े होंगे, तो इसमें आप ऐसा नहीं है, कोई भी नावल प्ले होगा लगभग उसमें एंटी हीरो होंगे, क्योंकि हीरो एंटी हीरो होंगे ही। अब पूछ, अब प्ले लिखेगा, ये प्ले है तो इसका हीरो एंटी हीरो कौन है? तो एंटी हीरो मतलब जिसमें गलत क्वालिटी हो, बैड क्वालिटी हो, एंटी हीरो हो जाएगा। जो अच्छी क्वालिटी हो गई, अब एंटी हीरो कोई जरूरी नहीं, हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है। वो क्वालिटी मतलब गलत क्वालिटी अगर हीरोइन भी रख रही तो उसको एंटी हीरोइन या एंटी हीरो के रूप में उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक। लकी जिम 1954 में किंग्सले एमिस का। नोटेबल लेटर इंटेंस अगर नावल में देखा जाए तो जोसेफ हेलर का कैचे 22 है। ठीक है। 1961 में, जिसमें योसारियन जो करेक्टर है वह कैसा करेक्टर है? वह जो है आपका एंटी हीरो का करेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, कैच 22 किसका वर्क है? जोसेफ हेलर का। कब है? 1961 में, योसारियन। अगला हम्बर्ट इन व्लादिमीर नैकोवा का लोलिता एक वर्क है 1955 में, 1955 में, जिसमें हम्बर्ट एक करेक्टर है जो एंटी हीरो का रोल निभाता है। ठीक है। लोलिता बहुत बड़ा वर्क है, जो है व्लादिमीर नैबोकोव 1955 में लिखा गया है, जिसमें एक करेक्टर है आपका हम्बर्ट, जिसको एक एंटी हीरो के रूप में रखते हैं। टायरनी स्लॉथरॉप इन थॉमस पॉन्चॉन और टायरोन स्लॉथोप
थॉमस पॉइंचान में जो है एक थॉमस पॉइंचान का वर्क है रेनबो ग्रेविटी रेनबो 1973 में। इसमें भी टायरोन स्लॉथॉप एक करेक्टर है, वह क्या है एंटी हीरो। अब देखिए वर्क तो कोई भी होगा उसमें एंटी हीरो होने की संभावना, लेकिन ये जो इसमें नाम दिया थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेम टू सेम उठा के रख सकता है एग्जाम में, ठीक है। The use of anti-hero is especially conspicuous in dramatic tragedy. एंटी हीरो का जो यूज होता है स्पेशली इन द ड्रामेटिक ट्रेजेडी में यूज किया है। भाई ट्रेजेडी है, कॉमेडी में तो एंटी हीरो कहाँ से रहेंगे भाई, कॉमेडी ट्रेजेडी होगी तभी भाई, अगर एंटी हीरो होंगे तभी तो गलत काम करेंगे, तभी तो मार होगी, तभी तो ट्रेजेडी होगी, ठीक है। विच ट्रेडिशनल प्रोटागोनिस्ट हैड यूजुअली बीन द हाई स्टेट होगा इनका, कभी ये ट्रेडिशनल प्रोटागोनिस्ट होते हैं जिसमें हाई स्टेट इनका होता है, पोजेसिंग डिग्निटी एंड करेज होता है, स्टेम इंटेंशन द करेक्टर हु पीपल वर्ल्ड स्टीम इन सर्टेन वैल्यूज, एक मिनट, वैल्यूज एंड ग्रेविटी रेन, हाँ हिंदी हीरो स्पेशली कॉन्स्पिरेसी ड्रामेटिक डेडली ट्रेडिशनल प्रोटागोनिस्ट यूज द हाई स्टेट होता है, डिग्निटी होते हैं, एक्सट्रीम इंस्टेंसेस ऑफ द करेक्टर्स हु पीपल इन द वर्ल्ड स्टीप द सर्टेनिज वेल, उसके अंदर कुछ सर्टेनिज होगा, कुछ वैल्यूज होगा, कुछ इवेंट क्वालिटी रखता है। इवेंट मीनिंग सैमुअल बैकेट का आप नाम सुने होंगे, इनका एक अच्छा सा ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडोट, ये किस तरह का ऑब्जर्व ड्रामा है 1952 में। इसमें जो व्लादिमीर स्टोगान है इनका जो करेक्टर है, इनका करेक्टर एक एंटी हीरो के रूप में है। आर द ब्लाइंड पैरालाइज ओल्ड मैन, हम एक करेक्टर है जो कहाँ पर है इंड गेम के अंदर 1958 में है। इंड गेम भी किसका है, इंड गेम भी आपका सैमुअल बैकेट का है, ठीक है। इसमें भी आपका एंड गेम यह भी प्ले ही है, यह भी आपका ऑब्जर्व प्ले है। इसमें भी जो हम करेक्टर है वह कैसा है, प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट है, यह ध्यान रखिए है में कोई जो प्रोटागोनिस्ट इन गेम में प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है। ब्लाइंड पैरालाइज ओल्ड मैन है जो प्रोटागोनिस्ट का यूज करेक्ट करती है। तो आप देखिए प्ले पढ़ेंगे, जब प्ले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कैसा रोल किया, उसी हिसाब से तो रखेंगे। अब कभी पूछेगा व्हाट एंटी हीरो, तो आप जो ऊपर 2-3 मीनिंग है सेंटेंस उसको बता देंगे कि मॉडर्न नॉवेल प्ले हुज करेक्टर, जिसमें क्या होता है पैसिव करेक्टर होते हैं, क्लाउनिश होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, इग्नोमिनियस पेटी, ये सब क्वालिटी रखते हैं एंटी हीरो। अब एंटी हीरोज का सबसे अच्छा एग्जांपल डेनियल डेफो का मॉल फ्रेंडर में मॉल है, फिर इसका लकी जिम है जो करेक्टर है हीरो का, और कैच 22 जोसेफ हेलर का वर्क है, व्लादिमीर नेबोवन लोलिता जो वर्क है लंबा नॉवेल है, इसके अंदर हम्बर्ट करेक्टर वो भी रखता है, ये चीजें जानना जरूरी है, ठीक। चलिए अब अगला देखिए एंटीथेसिस क्या होता है। एंटीथेसिस एक प्रकार का फिगर आपकी स्पीच है, एंटीथेसिस, ठीक है। द कंट्रास्ट एंड अपोजिशन इन द मीनिंग एंड कंटीजियस फ्रेज, कह रहे मीनिंग ऑफ कंटीजियस फ्रेज में जो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट एंड अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजियस फ्रेज एंड क्लास, करे फ्रेज और क्लास के मीनिंग में जो अपोजिट कंट्रास्ट होता है, विरोध होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को एंटीथेसिस कहते हैं। दैट मैनिफेस्ट पैरेललिज्म, इसे पैरेललिज्म के रूप में मैनिफेस्ट किया जाता है। सिमिलर वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, इसका सिमिलर वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा, अर्थात एक क्लास में जैसे सब्जेक्ट वर्ब होगा उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट सेंटेंस में भी दूसरे क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब होगा। डियर सेंटेंस करेक्ट अरेंजमेंट सेंटेंस एग्जांपल जैसे लेजेंडर पोप का नाम सुने होंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एटिकस इन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बर्ट नॉट जो वर्क है 1935 में, ये किसका वर्क, लेजेंडर पोप का, इसमें एंटीथेसिस का यूज किया है। हालांकि सबसे पहले बैथास और एंटीथेसिस जो यूज किया है तो कौन पर्सन है, तो ये आपके लेजेंडर पोप ही है। इसमें इन्होंने एंटीथेसिस का अच्छा यूज किया है एटिकस के डिस्क्रिप्शन जब किए हैं। विलिंग देखिए, विलिंग
टू वुंड एंड एट अफ्रेड टू स्ट्राइक। इसका मतलब होगा इच्छा ही घाव है फिर भी हड़ताल से डरते हैं। कह रहे विलिंग टू वुंड मतलब इच्छा ही घाव है, एट तो भी, अफ्रेड टू स्ट्राइक तो भी हम स्ट्राइक से डरते हैं। तो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का यूज किया गया है। कैसे पता चल रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, विलिंग अफ्रेड इच्छा अफ्रेड, उंड घाव स्ट्राइक क्या है? ये वर्ड जो है आपके एंटीथेसिस रखते हैं। और भी एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। एक मिनट, एक मिनट, जैसे एक मिनट, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, ठीक है, एक मिनट, बट मैन मेड द टाउन। अब देखिए गॉड ने क्या बनाया? कंट्री बनाया। और मैन, अब देखिए गॉड का अपोजिट क्या है? मैन है। कंट्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? टाउन। तो ये क्या है? एक दूसरे के, तो इसमें देखिए डबल क्लॉज हो रही है। ये क्लॉज गॉड मेड द कंट्री, दूसरा बट मैन मेड द टाउन, ये डबल क्लॉज। एक, अब गॉड का अपोजिट मैन, कंट्री का अपोजिट टाउन। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो एंटीथेसिस है। दूसरा एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना ह्यूमन का आदत है। दूसरा, टू फॉरगिव डिवाइन, टू फॉरगिव डिवाइन मतलब टू फॉरगिव मतलब क्षमा करना, इज डिवाइन। अब देखिए, एरर का अपोजिट फॉरगिव है, ह्यूमन का डिवाइन होगा। ह्यूमन में मानो है, डिवाइन में गॉड दैवी। एरर का अपोजिट फॉरगिव। ये क्या यहाँ पर है? यहाँ पर आपका एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस का एग्जांपल लगभग आप जानते ही होंगे। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो स्पीच का, स्पीच का बॉडी, स्पीच सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। तो सिल्वर का गोल्ड, स्पीच का साइलेंस। स्पीच में बोलना, साइलेंट में शांत रहना, गोल्ड का सिल्वर। ये क्या है? यहाँ पर एंटीथेसिस होते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरह से आपका, जैसे रेप ऑफ द लॉक में बैरन डिजाइन करता है बेलिंडा के अपोजिट, तो वो कुछ लाइन बोलता है जिसमें एंटीथेसिस का अच्छा यूज किया गया है। देखिए, रेप ऑफ द लॉक की लाइन है, रिसॉल्व टू विन ही मेटेड द वे, ठीक है, बाय आर बाय फ्रॉड विक्ट्री। अब देखिए, रिसॉल्व टू विन संकल्प लेना जीतने का, ही मेडिटेट द वे उसने क्या किया? इस तरीकों को ध्यान से दिया। बाय फोर्स टू रेविस, लेकिन बाय फोर्स उसने क्या किया? रेविस किया, उसने मोहित किया। एंड बाय फ्रॉड बिट्रे, और लेकिन वो फ्रॉड के रूप में धोखा दिया। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल? एंटीथेसिस का है। देख लीजिए कैसे है। बिट्रे, बिट्रे में धोखा देना। रेविस, रेविस का क्या होगा? अति उत्साहित, मोहित करना। अब मोहित करने का अपोजिट बिट्रे हो गया, ठीक है। अब देखिए, बाई फोर्स फ्रॉड है, वो इंसान फ्रॉड है, बाई फोर्स दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एंटीथेसिस है, ठीक है। अब एंटीथेसिस को जो है, एंटीथेसिस एक होता है पैराडॉक्स, और एक होता है आपका ऑक्सीमोरन। सब में अंतर होता है। ऑक्सीमोरन होता है उसमें एक वर्ड का अपोजिट दूसरे वर्ड उन्हीं एक साथ सटे हुए होंगे। यहाँ एक वर्ड है तो उसका अपोजिट यहाँ होगा, तो वो आपका ऑक्सीमोरन होता है। पैराडॉक्स जो होता है तो उसमें एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर अपोजिट मीनिंग की बात की जाएगी, ठीक है। और इसके एंटीथेसिस होता है तो एंटीथेसिस में डबल क्लॉज होंगे, और जब डबल क्लॉज होंगे, एक क्लास का जो सब्जेक्ट होगा इस क्लास के सब्जेक्ट से इसकी कंपेयर अपोजिट होगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट वगैरह अदर होंगे और इस वर्ड का इसकी जो वर्ड होंगे अपोजिट उसके अपोजिट होंगे। इस तरह अपोजिट मिलते रहेंगे तो आपका एंटीथेसिस होगा।
इन द सेंटेंस फ्रॉम सैमुअल जॉनसन का एक प्रोज फिक्शन है जिसका नाम क्या रेसलेस इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए सैमुअल जॉनसन का प्रोज फिक्शन है रेसलेस, कब लिखा गया? 1759 में। इंपॉर्टेंट वर्क है। चैप्टर नंबर 26 है जिसमें एंटीथेसिस सिमिलरली हाइटेन की गई एलिटेशन के रूप में। कंट्रास्ट नाउन, जैसे क्या लाइन बोला गया? मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लीजर। अब देखिए मैरिज का सेलिबेसी, पेन का प्लीजर। पेन मीन प्लीजर में खुशी, पेन मीन दर्द, अपोजिट है कि नहीं? मैरिज मतलब शादी और सेलिबेसी में ब्रह्मचर्य जीवन बिना शादी का, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर एंटीथेसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये लाइन कहाँ की? सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है रेसल्स, वहीं से लिया गया। तो ध्यान रखिए कभी पूछ सकता है लाइन कहाँ की है, और इसमें जो है आपका एंटीथेसिस का बहुत अच्छा यूज किया गया है। तो इस तरह से आपका ये समाप्त हो गया। अब आपको 5 मिनट बाद आइए हम पढ़ाते हैं आपको, क्या नाम है, ग्रामर। ठीक।